ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं आपके, तो कुछ कुछ सेट हम लोग लेके आएंगे, 20-25 क्वेश्चन है ना, एक एक सेट में हम लोग डेली करेंगे, ताकि एक ओवरऑल आइडिया आपको लग जाएगा कि क्या आपका आता है। जैसे अगर इसमें देखा जाए आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे सॉलिड स्टेट्स है, और इसमें आप देख रहे हैं कि आपको निकालना द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी क्रिस्टलाइन इज क्रिस्टलाइज द एटम ए इज सिचुएटेड कॉर्नर। देखिए एटम ए जो है ना वो कहाँ आपका सिचुएटेड है, कॉर्नर पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिगर बनाए इस तरह से, जब आप लोग सॉलिड स्टेट पढ़ते थे तो इस तरह से हम लोग फिगर बनाते थे, और यहाँ पे कॉर्नर पे मतलब यहाँ पे कॉर्नर पे है, और ये हमें पता है कि कॉर्नर पे जितने भी होते हैं वो 1/8 पार्ट शो करते हैं, और कितने होते हैं 8, मतलब कितना हो जाएगा 1। चलिए तो ए मतलब ए का कितना हो गया आपका 1, और बात कर रहा है कि बी सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। हमारे पास कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस जो है ना, तो एक फेस 2 3 4 5 और एक सामने वाला आपका यहाँ पे 6, तो 6 फेस, और जो फेस पे होते हैं वो कितना पार्टिसिपेट करते थे 1/2 इंटू कितने 6 मतलब 3, तो बी जो हो गया वो कितना हो गया 3 हो गया। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये वाला सॉल्यूशन का है, विच हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो हमने वहाँ पे देखा था कि सबसे पहले तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बांटेंगे। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, क्या होता है वीक होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो वांटर फैक्टर होता है वो 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और तब हम लोग पढ़े थे इनऑर्गेनिक के लिए 2 केस पढ़े थे, एक एसोसिएशन का और एक डिसोसिएशन का, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में तो देखेंगे कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का ये पार्ट है, देखेंगे कि जितने भी आपके ये क्या हैं एटम्स हैं, सॉल्यूट्स हैं, वो जितना नंबर ऑफ आयन आपको देगा सॉल्यूशन में उतना ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको देगा उतना ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि अगर आप लोग बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा टीबी का अगर आप फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पे होता है ना के बी इंटू एम, और एम क्या है आपका मोलालिटी, और मोलालिटी को आप डिफाइन करेंगे तो मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें जितने सबसे पहले देखिए ये जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों का तो कम ही होगा। समझ में आ रहा है। तब है बात करें कि ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ये भी आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर NaCl को तोड़ेंगे, आप NaCl को अगर तोड़ेंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, 1 मोल मतलब इसका 1 मोल इसका, कितना टोटल 2 मोल, इसके पास 2 मोल है। अगर BaCl2 की बात करें तो ये जो टूटेगा ये Ba+2 अब +2Cl माइनस, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 मोल और यहाँ पे 2 मोल, टोटल कितना हो जाएगा 3 मोल, मतलब इसके पास कितने हैं 3 मोल है। तो जिसके पास नंबर ऑफ मोल ज़्यादा, जिसके पास नंबर ऑफ मोल ज़्यादा, मतलब इसके पास कितने मोल है 3 मोल है, इसके पास कितने मोल है 2 मोल थे, ठीक है। तो जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा वही आपका आंसर। तो मतलब यहाँ पर भी जो आपका आंसर रहेगा सेकेंड क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा ये। तो याद रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, तो आप देख सकते हैं, ध्यान देंगे कि जितने भी हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका आयन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में, उनका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा ज़्यादा होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। कितने पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, तो लिखा है फ्राडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड। फ्राडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड। फ्राडे लॉ का जो लॉ है वो किससे, सेकेंड लॉ किससे रिलेटेड है, समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन, नहीं ये तो नहीं होगा। विथ एटॉमिक नंबर से, तो भाई ये पीरियोडिक टेबल की चीज़ है, ठीक है। नेगेटिव आयन ये भी तो होगा नहीं। विथ एटम ऑफ पॉजिटिव आयन, अब जबकि नेगेटिव आयन नहीं है तो पॉजिटिव आयन कैसे होगा, आपका एक ही बच गया द इक्विवेलेंट में। और वो आप लिखते भी हैं, जो आप जो बनाते थे ना फ्राडे लॉ का, वो क्या करते थे W1/W2 इक्वल टू E1/E2। भाई फ्राडे लॉ को आप याद रखिए, ये आपका आएगा ही आएगा, पूछेगा ही पूछेगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, हीलियम का मेन सोर्स। अब देखिए ये आपको मेटलर्जी का क्वेश्चन है, तो ये सीधा आपको याद रखना है, ठीक है, कि हीलियम का जो मेन सोर्स है वो उनके ओर्स की बात कर रहा है, और क्या ओर्स का, तो यहाँ पे सीधा जो है ना आपको ऑप्शन मारना होगा बी यहाँ पे, ठीक है, मोनाजाइट। तो ये अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।
तब आइए यहाँ पे ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आप इसको कह सकते हैं। तब है इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज, देखिए थोड़ा सा हिंदी में है ना समझेंगे, मतलब हिंदी में थोड़ा सा है ना दिक्कत हो जाएगा, इंग्लिश वाला यहाँ देखेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4+। ये यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे करके होना चाहिए था, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते थे, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालने का जो है ना आपका तरीका है कि जिसका निकालना है तो उसका मान लें x, तो निकेल का मान लें x और प्लस। अब ये लिगेंड्स है, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप लोग पढ़े हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लिगेंड्स का काम कर रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना न्यूट्रल लिगेंड्स है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 इंटू कितना कर देंगे 4 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ओवरऑल अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इस पर कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं है। तब क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू V0, मतलब निकेल का इस कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा आपका 0। तो 5 का जो आंसर होगा सी, मतलब यहाँ पे 0। समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आता है, अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप फार्मूला के साथ भी जो है ना, अगर आपको फार्मूला भी एटलीस्ट कम से कम याद है ना, तो या बेसिक जो कहते हैं वो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तब है हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, दे दिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन फॉर्म करते हैं। तो हमें पता है कि अगर नाइट्रोजन है, आपका फ्लोरीन है और आपका ऑक्सीजन है, तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंट किसका होता है, फ्लोरीन का, उसके बाद आपका ऑक्सीजन का, और तब सबसे लास्ट में किसका होता है, नाइट्रोजन का। तो ये तीनों कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं अपने कंपाउंड में। बाकी जितने भी है वो नहीं बनाते हैं इसके बाद। क्यों, क्योंकि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद आपका ऑक्सीजन, और तब आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तक आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो मतलब फ्लोरीन इसमें है, इसमें सॉरी इसमें आपका ऑक्सीजन है और इसमें नाइट्रोजन है, तो जो बचा आंसर वो क्या हो गया आपका HCl। समझ में आया। तब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन। अब अल्कीन का जनरल फार्मूला पूछ रहा है, तो आपको पता ही है कि आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ये तो हम लोग क्लास 7-8 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तब है 8 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएं कि आइसोप्रीन मोनोमर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आइसोप्रीन, ये पॉलीमर का क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये पॉलीमर क्वेश्चन है। अब इसको अगर आप यहाँ पढ़े हैं, एक पेज आपको दिया होगा या सेक्शन में हम लिंक में भी डाल देंगे एक पेज, उस पेज में ऑलमोस्ट सबके मोनोमर दिए। देखिए पॉलीमर में जो आपका इंपॉर्टेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सबके मोनोमर्स को याद रखिए, जितने भी पॉलीमर्स हैं उन सबके मोनोमर्स को याद रखिए, ठीक है। जैसे उसी में से एक पहला क्वेश्चन ये है, अगर आपको मोनोमर्स याद है तो आपको आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना आपका बन जाएगा। क्या होता है आपका नेचुरल रबर। आप नेचुरल रबर इसको आप आंसर कर सकते हैं कि नेचुरल रबर जो है ना आपका वो क्या है, आइसोप्रीन पॉलीमर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो नेचुरल रबर में। समझ में आ रहा है। तभी क्या है, अब आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कुछ ऑर्गेनिक और ये सब क्वेश्चन जो है ना अगर आपको आ रहे हैं तो आप आसानी से समय बचा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। अब डिस्टिलेशन की बात कर रहा है, वही वहाँ पे प्यूरिफिकेशन जो हम लोग देखते हैं मेटलर्जी में, वहाँ वहीं पे आपका ये क्वेश्चन जनरल केमिस्ट्री कह सकते हैं। तो इसमें बस याद ही कर लेना है कि डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स आपको क्या देता है, आपका ये फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये ऑप्शन बी। तब अगर आगे बढ़े, अब देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन जो 10 नंबर क्वेश्चन है ये आपको बनाना है, ये समझिएगा। समझना क्या है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज इतना। एक यूनिट रेट कांस्टेंट का जो है ना यूनिट दिया हुआ है कि इतना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। देखिए आपका रेट अगर मान लेते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है ऐसा, ठीक है। मतलब कि अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे हम ऊपर में बना ले रहे हैं, अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अगर 0 ऑर्डर की बात करें तो ये जो R जो है ना वो डायरेक्ट K के बराबर होगा, मतलब K का वही यूनिट होगा जो R का यूनिट होगा, और R का यूनिट क्या होता है आपका मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स कह सकते हैं। समझ में आ रहा है। तब यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ पे तो आपका हो गया आंसर कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है आपका 0 ऑर्डर ही रिएक्शन है। लेकिन थोड़ा आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं और देखेंगे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर हो, अगर फर्स्ट ऑर्डर हो तब क्या हो जाएगा, तो R जो है ना वो K और आपका इसी तरह से आप लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग K की बात करें तो ये R अपॉन क्या हो जाएगा A, मतलब कंसंट्रेशन, और R का जो आप देखते हैं वो है आपका मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, अपॉन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ये मोल स्मॉल में रहेगा, मोल लीटर इनवर्स। क्यों, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी।
तो ये मोल से ये मोल कट गया, लीटर इन्वर्स से लीटर इन्वर्स कट गया, तो यहाँ पे क्या होगा सेकंड इन्वर्स। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर अगर रिएक्शन की बात होती तो सेकंड इन्वर्स आपका क्या होता है इसका। उसी तरह से आप थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं। तो अभी क्या है कि अब कैसे निकालेंगे, तब एक जनरल फार्मूला जो है ना, आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका जो यूनिट है इसका एक जनरल फार्मूला आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा मोल, लिख दीजिएगा लीटर और लिख दीजिएगा, तो टाइम तो हमेशा इन्वर्स ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अगर जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे माइनस है, फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नहीं मतलब जीरो हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपका n-1। अब यहाँ पे जीरो ऑर्डर बैठाएंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर बैठाएंगे तो जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - n। मतलब ये जनरल फार्मूला हो गया आपके इक्वेशन का। समझ में आ रहा है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको जब भी निकालना हो तो आप लिख सकते हैं k = आपका मोल 1 - n और लीटर n-1 और सेकंड इन्वर्स, ये जनरल फार्मूला। अब तो कभी भूलेंगे ही नहीं, अब तो चाहे क्वेश्चन जैसा भी आ जाए, कोई भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तभी क्या है, जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर में क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है कि स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विल अकर्स व्हेन। देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगा, दो कंडीशन में होता है। या तो आपका डेल्टा ई का जो वैल्यू है ना, स्टैंडर्ड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव हो, ठीक है, ये पॉजिटिव हो तब आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ पे ये नेगेटिव दिया हुआ तो ये तो होगा नहीं। या डेल्टा जी का जो वैल्यू है ना, आप थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़े हैं कि अगर नेगेटिव होता है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, तो ये पॉजिटिव वाला नहीं होगा आपका, बचा कौन, ये नेगेटिव वाला। मतलब 11th की अगर बात करें तो ये बी नंबर ऑप्शन। देखिए आसान आसान बन गया आपका आसानी से। अगर 12 नंबर की बात करें, सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन है। फॉग इज द कोलॉइडल सिस्टम ऑफ, फॉग किसका कोलॉइडल सिस्टम। तो जब सॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे ना, आप देखिए वीडियो में जाके आप देख सकते हैं सब कुछ कि फॉग जो है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन में आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमारा वीडियो भी वहाँ पे आपको ऑलरेडी डिटेल में बना हुआ है। तो फॉग जो है ना वो सॉल्यूशन किसका है, बहुत सारा हम लोग वहाँ पे आपको देखे थे कि लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन गैस। तो ठंडी का समय भी अभी जो फॉग है वो आपको दिख ही रहा होगा, तो क्या है, गैस इन लिक्विड। तो लिक्विड इन गैस, जो लिक्विड जो है वो किस में भी है, इम्पेल जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो गैस में मिले हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिक्विड इन गैस, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। समझ में आया लोग। यहाँ पे अगर हम लोग देखें आगे की अगर बात करते हैं तो आपका है विच वन ऑफ दिस इज डायमैग्नेटिक। अब देखिए डायमैग्नेटिक वाला कंसेप्ट कहाँ से आएगा, तो जिस एलिमेंट्स के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायमैग्नेटिक, जिस एलिमेंट्स के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखेंगे। और इसमें से बिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताए हुए भी एक तो बोल ही सकते हैं ना कि किसका देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। जिंक जो है वो आपका हमेशा डायमैग्नेटिक ही शो करेगा, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो चाहे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, उन दोनों में जो ये जो है ना आपको डायमैग्नेटिक ही शो करेगा। तब है कि सर पैरामैग्नेटिक अगर ये शो करेगा तो देख लेते हैं ये कैसे नहीं शो करेगा। तो आप अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं 4s1 और 3d क्या लिखते हैं 10। अब इसमें से एक चला गया, ठीक है, एक निकल गया, और कितना निकालना है, 2 निकालना है, और एक इसमें से निकल गया तो बचेगा क्या 4s0 और 3d क्या बचेगा 9 बचेगा। अब 3d 9 है तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिक्स है, तो हाँ इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिक शो करेगा। अगर निकेल की बात करें तो इसका होता है 28, कितना होता है 28। अब 28 में से अगर इसका लिखेंगे तो 4s2 और 3d 8 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3d 8 लिखते हैं, तो 2 यहाँ से चला गया। अब डी में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेड तो होगा ही, ठीक है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक। उसी तरह से अगर कोबाल्ट की बात करें तो 27 होता है, 4s2 और 3d 7, तो इसमें से भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर d 7 बचेगा, तो जो कि आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो आसानी से जिंक वाला ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। अगर इनमें से कोई पूछता तो अलग बात रहता, या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज पैरामैग्नेटिक। देखिए ये डी ब्लॉक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे पैरामैग्नेटिक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आपका सॉलिड स्टेट में भी पढ़ना है आपको, इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी पढ़ना है ये कलर वाला, और आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़ना है। मतलब आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ना है, आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ना है, और फिर आपका जो है ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, और फिर जो है आपका वो डी ब्लॉक में भी पढ़ना है, डी ब्लॉक में भी आपको ये पढ़ना है। तो ये मतलब 3
चैप्टर का है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे अपना, ठीक है। इसके बाद आपका कि अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो फिर से ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन, ये सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका पूछ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप निकालें तो ये SO4 का अब दो तरीका है, आप इस कंपाउंड को इस तरह से लिख सकते हैं Fe आपका H2O का 5 और या सॉरी यहाँ पे आपका NO लिख सकते हैं, NO, और तब यहाँ पे आप जो है ना SO4, अब SO4 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इसके जगह पे यहाँ पे क्या कर दें, +2 कर दें, क्या कर दें आप, +2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, तो इसका मान लेंगे x प्लस H2O न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 × 5 प्लस इसका क्या होता है +1 होता है, तो +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा +2, तो x +1 इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका +1, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, आसान क्वेश्चन है ये आपका भी, ठीक है। तब है कि अगर आगे जाएं कि अमोनिया इज़ ड्राइड फ्रॉम, तो अब इसमें आपको फिर वही है कि समझने को कोई बात नहीं, ड्राई डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसनट्रेटेड H2SO4 और भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, एक नाम है ना, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो तो रहेगा ही रहेगा, जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ भी आप जहाँ पे लिखा होगा हो तो एक नोट्स बना लें कि कितने डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं, 2-3 हैं, उससे काफ़ी, उससे ज़्यादा नहीं है, और आपको एग्जामिनेशन में आपको आएगा ही आएगा। तब 16 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन सी, अब ये सब बचपन से क्वेश्चन आप जो है ना पढ़ते आ रहे हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तभी क्या है कि अगर हम लोग बात करें कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो आप ऑक्सीडेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लुकास टेस्ट से भी, या रीजेंट या वेक्टर मेयर टेस्ट से भी जो है ना आपका, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑल हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए कि विच इज़ द मोस्ट अल्कलाइन, कौन सबसे ज़्यादा अल्कलाइन है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा है कि यहाँ पे टर्शियरी, ये टर्शियरी एमाइन, ये सेकेंडरी एमाइन, ये प्राइमरी एमाइन, और ये तो अमोनिया है, ये जो है ना आपका क्या है अमोनिया है, तो आपको लग रहा होगा कि सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब हम लोग वीडियो बना रहे थे वहाँ भी आप देखें हैं कि सेकेंडरी एमाइन का सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और फिर आपका टर्शियरी, और तब लास्ट में क्या होगा आपका प्राइमरी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया, वहाँ पे डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे जाके, है। तब है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि यूज़ इनर्ट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलिसिस इज डन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, व्हाट इज द प्रोडक्ट, कैथोड पे एंड एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कैथोड और एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए ये आप जब पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वहाँ भी आपका सॉरी केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ आपको दिखेगा, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको ये दिखेगा कि इलेक्ट्रोलिसिस, चूँकि इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ कर ही रहे हैं तो आसानी से आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस का ही पार्ट होगा। तब है कि अगर एनोड और कैथोड की बात करें तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि कैथोड पे कौन आएगा, ये आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज में आप देखे होंगे कि हाइड्रोजन के नीचे क्या है आपका, कॉपर है, आपका गोल्ड है, आपका सिल्वर है, आपका प्लेटिनम है। अगर इन सारे कंपाउंड्स की बात करें, इन सारे को अगर छोड़ दें, इसके अलावा कोई और कंपाउंड रहे सिंपली, ठीक है, तो जब भी कैथोड की बात करेगा तो क्या बनेगा, H2 बनेगा, तो कैथोड पे H2 एक यहाँ पे है और कहीं है ही नहीं, आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। चलिए तब आगे बढ़ते हैं कि सर एनोड पे, तो वहाँ पे जो हम लोग वीडियो में हम जब बतलाए हैं तो आपको डिटेल में बताए हैं कि आपका वहाँ पे पोटेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल कम या ज़्यादा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम वो कैथोड या एनोड पे अपने हिसाब से वो आता है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर देखें तो यहाँ पे क्या है सोडियम, तो सोडियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है ना वो ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का चूँकि कम होता है तो ये कैथोड पे आ गया हाइड्रोजन, अब चूँकि कैथोड पे हो गया। अब एनोड की बात करें तो सल्फेट जो है ना, सल्फेट का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है, सल्फेट का क्या होता है ज़्यादा होता है, तो कौन आएगा, तो ऑक्सीजन आएगा। अब यहाँ पे रिएक्शन करके पूरा बताने का जरूरत नहीं है, आप आगे जाएंगे वीडियो अगर डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पे आप समझ लें, नहीं तो हल्का सा आइडिया तो आपको यहाँ पे दे ही दिए हैं कि ये 3 बस याद रखिएगा। अगर ये 3 का कोई कंपाउंड है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे सोडियम सल्फेट ना करके CuSO4 दिया रहता, CuSO4 दिया रहता, तब क्या होता, तो कॉपर जाता आपका कैथोड पे, कॉपर जाता कैथोड पे, ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज अगर ये याद रखिएगा तो।
क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे ऊपर कितने हैं ये तो बहुत सारे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज में, लेकिन उसके नीचे तो यही 3-4 एलिमेंट्स हैं जिसको अगर याद कर लेंगे तो कैथोड वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो ये इस तरह से जब आप बनाएंगे, इस तरह से जब आप बनाएंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, चलिए तब क्या है, हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो देखते हैं यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट स्टॉप नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है। आपका क्या होगा ना कि यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखिए हाफ लाइफ जो है आपका कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो किस में होता है प्रोपोर्शनल? अगर आप जाएंगे हाफ लाइफ पीरियड से अगर समझेंगे तो इसका जो क्या लिखा है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली, देखिए यहाँ पे इनवर्सली की बात कर रहा है। अगर आप जीरो ऑर्डर का देखेंगे हाफ लाइफ, टी हाफ अगर आप जीरो ऑर्डर का देखेंगे, जीरो ऑर्डर का देखेंगे ना तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टी हाफ आप फर्स्ट ऑर्डर का देखेंगे ना तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। मतलब इन्वर्सली की बात कर रहा है तो मतलब सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा है, क्योंकि जीरो में जीरो ऑर्डर की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है, फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, सेकंड ऑर्डर का इन्वर्सली हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ना सेकंड। अगर थर्ड ऑर्डर की बात करें तो स्क्वायर हो जाएगा, उसका इन्वर्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? तब है आगे जाके विच एंजाइम इज कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करने वाला बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल्स आपका डिलीटेड पोर्शन नहीं है जेईई मेंस के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज को सिंपल अगर आ रहा है तो आप मान सकते हैं। तब है द NH2 ग्रुप इन बेंजीन इज, अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा कि आपका मेटा, देखिए ऑर्थो होगा तो पैरा भी होगा ही होगा, ऑर्थो अगर होगा तो पैरा भी होगा ही होगा। तो मतलब कि हमको खाली यहाँ ध्यान रखना है आपका मेटा का, कि मेटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑर्थो अगर होगा तो पैरा भी होगा, तो मतलब ये नहीं होगा ये नहीं होगा। हमको ध्यान किस में देना है? सी, और किस में देना है? बी में देना है। तब ध्यान दीजिएगा कि N2O ये जो है ये प्लस आई ग्रुप है कि माइनस आई ग्रुप है? आपका प्लस आई ग्रुप है। प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है? ये बताइए, बोलिए, यहाँ पे मत कंफ्यूज होइए। ठीक है, आप इस चीज़ को अगर डिटेल में आपको जानना है कि प्लस आई ग्रुप में कितने आते हैं, आपके माइनस आई ग्रुप में कितने आते हैं, तो छोटा सा एक वीडियो बना हुआ है आपका जहाँ पे हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताए हैं। उसी में इंडक्टिव इफेक्ट्स करके एक टॉपिक है, इंडक्टिव इफेक्ट, एक छोटा सा वीडियो है, वहाँ पे देख लेंगे तो आपका आसानी से जो है ना ये कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तब है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर है, रेजोनेंस में जाता है तो ये ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब अगर आगे देखें ऑर्डर ऑफ स्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अब ये डायरेक्टली आपको याद कर लेना है, अगर आएगा क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पे डिटेल में जाके ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर है इसका हो जाएगा क्या? बी। ठीक है, कि प्राइमरी का ज़्यादा, सेकेंडरी, टर्शियरी, सीधा स्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी क्यों नहीं, तो फिर बैल्कनी से बढ़ता चला जाएगा तो वहाँ पर आपका स्टेरिफिकेशन का रेट क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। तब है वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट NTP, 1 लीटर, 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट NTP, वॉल्यूम बोल रहा है 1 लीटर गैस का वॉल्यूम कितना होगा, कहाँ पे? ST, मतलब NTP बोलिए चाहे STP बोलिए, आप में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना होगा? अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना आपका 1 लीटर, अब समझिएगा यहाँ 1 लीटर बोला है, 1 लीटर ना बोल के आपको 1 मोल बोलना चाहिए था। कितना बोलना चाहिए था? 1 मोल। ठीक है, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा आपका गैस का NTP पे? तो आपका 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लीटर नहीं होगा, यहाँ पे मोल होगा। समझ में आ रहा है? तब विच, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से अफेक्ट कौन होगा? जो वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं होगा। तो नॉर्मलिटी आपका ऐसे तो डिजिटल पोर्शन है, पढ़ना नहीं है, लेकिन ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट, आपका ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम। मोलारिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। फॉर्मालिटी की बात करें तो भी ये आपका वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म है, वॉल्यूम से क्या है? रिलेटेड टर्म है ये, इसमें आपका फॉर्मालिटी, ये टर्म बस देखते होंगे, बस इतना जान लीजिए कि वॉल्यूम से रिलेटेड टर्म है, ये आपको पढ़ना भी नहीं है, पहले भी नहीं था अब भी नहीं है। तब क्या है? मोलालिटी, मोलालिटी करते हैं हम लोग तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट करते हैं, वेट, जिसका वेट रहेगा ना
वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर उसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? मोलालिटी। ये तो वीडियो सब बना है ना, तो उसमें डिटेल में बहुत दिए हैं यहाँ पे, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तब है आपका इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन 4, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ये 4 नहीं होना, 4 होना चाहिए। आयरन प्रोड्यूस्ड स्लैग इज, अब स्लैग क्या प्रोड्यूस होगा, याद कर लीजिए यहाँ पे कि स्लैग जो होगा ना आपका, ये कैल्शियम सिलिकेट और मतलब ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, ये आपका स्लैग के रूप में आपका निकलेगा। वहाँ पे जब आप पढ़ रहे हैं तो फ्लक्स भी याद कर लीजिएगा कि फ्लक्स में क्या निकलता है। तो फ्लक्स में स्लैग में ये आयरन का आपका पूछता है एक्सट्रैक्शन वाला से, ठीक है। आप बिहार बोर्ड में तो ये तो आपका डिटेल है नहीं, आपको सब कुछ पूछेगा। द मेन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज द मीनिंग ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, ठीक है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का अगर मीनिंग देखें तो वो क्या है, तो डिक्रीज इन आयनिक रेडियस, डेंसिटी नहीं, मास नहीं, एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ये तो मतलब बकवासी है। अगर डिक्रीज इन मास और डेंसिटी कहा भी सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आयनिक रेडियस जो है ना डिक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप आप जा रहे थे तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण रेडियस क्या हो रहा था आपका, डिक्रीज कर रहा था, समझ रहे हैं। चलिए तब है लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग ये करते हैं, इतना ही करके है ना एंड करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन अल्काई हैलाइड्स एंड सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, रिएक्शन बिटवीन अल्काई हैलाइड और किसके प्रेजेंस में, सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में। तो ये क्या होता है, ये वुड्स रिएक्शन होता है, ये क्या होता है आपका, वुड्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है। तो नेम रिएक्शन में तो डायरेक्टली आपको जो है ना याद ही कर लेना है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल आप जितना जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं इसको अगर आप कर लें तो आपका ऑलमोस्ट लगभग एक बार रिवीजन हो गया। ऐसे ऐसे हम लोग है ना कम से कम 10-15 जो है ना अभी हम लोग ये करेंगे, सेक्शन करेंगे। आप लोग सारे सेक्शन को एकदम है ना ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, या नया क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अगले क्वेश्चन हम लोग मिलते हैं, ठीक है, ओके।